गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ रेखा धंसिल, वेलकम इन एपेक्स स्टडीज़। और आज हम एक टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नाम है इम्यूनिटी, और उसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। जैसा कि आजकल काफ़ी चल रहा है इम्यूनिटी क्या होती है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे अपन। तो इम्यूनिटी को मैंने बता दिया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। मतलब रोगों से प्रतिरोध करने की जो कैपेसिटी होती है उसको क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। तो मैं इम्यूनिटी समझाने के लिए सबसे पहले कुछ टर्म्स है वो बता देती हूँ, जिससे इम्यूनिटी अच्छे से समझ में आएगी। तो अपन सबसे पहले एक डिजीज, कोई भी डिजीज है उसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले अपन एक ट्रायड देखेंगे, उसमें कि डिजीज कैसे होती है, क्या प्रोसेस होती है। तो उसके लिए एक ट्रायड को बनाती हूँ मैं, उसको समझना सबसे पहले। जैसे एक ट्रायड है जिसमें 3 फैक्टर्स को मेनली काउंट किया गया है किसी भी डिजीज को होने के लिए, जिसमें पहला है एजेंट। फर्स्ट फैक्टर क्या है, एजेंट। सेकंड वन इज होस्ट एंड थर्ड वन इज एनवायरमेंट। तो इसके अंदर सबसे पहले एजेंट क्या सॉरी, सबसे पहले फैक्टर क्या है, एजेंट। एजेंट को समझने के लिए मैं बताती हूँ एजेंट क्या होता है। कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि होस्ट के अंदर एंटर कर जाएगा तो क्या कॉज करेगा, डिजीज कॉज करेगा। जैसे एजेंट के अंदर अपन ले सकते हैं, एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कोई भी पैथोजन, या कोई भी हो सकता है, कोई भी एलर्जिक पार्टिकल्स, कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकते हैं, एजेंट हो सकते हैं। तो एजेंट क्या करेंगे, जब ये होस्ट के बॉडी में एंटर करेंगे तो क्या करेंगे, वहां जाके पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में होस्ट के अंदर क्या करेंगे, ये डिजीज कोज कर देंगे। और इसको, ये डिजीज होने के लिए क्या चाहिए, गुड एनवायरमेंट चाहिए। एनवायरमेंट कैसे इफेक्ट करता है, अगर उस एजेंट के लिए एनवायरमेंट वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। 2 चीजें डिपेंड करती है कि जो एजेंट है उसके अंदर डिजीज कोज करने के लिए जो एनवायरमेंट है वो क्या है, फेवरेबल होना चाहिए उसकी बॉडी के अनुसार। जैसे कि वो उसको टेम्परेचर और मॉइस्चर और जो भी फूड वगैरह उसको चाहिए वो क्या होने चाहिए, उसको फेवरेबल होने चाहिए। और वो जैसे ही होस्ट के अंदर एंटर करेगा वो क्या करेगा, उसको डिजीज कोज कर देगा। तो कोई भी डिजीज होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले एजेंट होना चाहिए, दूसरा होस्ट होना चाहिए, और थर्ड वन इज एनवायरमेंट। एजेंट वो होंगे जो डिजीज कोज करेंगे, किसी भी होस्ट में जाके एंटर करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, डिजीज कोज करेंगे। और उसके लिए मैंने बताया कि उनके लिए एनवायरनमेंट होना चाहिए फेवरेबल अनफेवरेबल, और होस्ट के लिए भी इसी तरीके से फेवरेबल और अनफेवरेबल। मींस होस्ट के अंदर उसकी इम्यूनिटी कैसी है, उसकी जो भी इम्यूनिटी वर्ड यहाँ आ गया। तो इसी इम्यूनिटी को पढ़ने के लिए मैंने इसको समझाया कि पहले डिजीज होती कैसे और इम्यूनिटी कैसे इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी डिजीज को होने और ना होने में। तो ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अपन इसी में देखेंगे 2 टर्म्स हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहले 2 टर्म और है, जिसके अंदर सबसे पहले है एंटीजन। एंटीजन क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर उससे होस्ट की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होके वहां मल्टीप्लाई करके और उसको होस्ट को क्या करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे कि आप एंटीबॉडी बनाओ। तो क्या हो गए, एंटीजन क्या हो गए, एक तरीके से ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करके उस होस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे या उसको एंटर करेंगे या वहां पे मल्टीप्लाई करके होस्ट को क्या करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, इनिशिएट करेंगे कि आप क्या करो, एंटीबॉडी बनाओ। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो एंटीजन क्या हुआ, एक तरीके से होस्ट की बॉडी में एंटीजन क्या हुआ, एंटीबॉडी स्टिमुलेशन का काम कर रहा है। एंटीबॉडी स्टिमुलेशन कैसे हुआ, एंटीबॉडी स्टिमुलेशन अपन ने ये सारी प्रोसेस देखी कि एंटीजन है, ये एक तरीके से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं या इंट्रोड्यूस हो जाते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं होस्ट की बॉडी के अंदर जाके, और उनको क्या करते हैं, उनको इनिशिएट करते हैं या फिर उसको प्रोत्साहित करते हैं कि आप क्या करो, एंटीबॉडी बनाओ। तो एक तरीके से क्या हुआ, एंटीबॉडी स्टिमुलेशन का काम कौन कर रहा है, एंटीजन। और एंटीजन को ही क्या कहते हैं, एंटीबॉडी स्टिमुलेंट्स भी कहते हैं।
तो क्लियर हुआ एंटीजन क्या हुआ। और एंटीजन अपन वहां पे देखेंगे तो एंटीजन कहाँ आया था, एजेंट। उस ट्रायड के अंदर देखेंगे तो एंटीजन को अपन कहाँ लेंगे, एजेंट के अंदर लेंगे, कि ऐसे एंटीजन या मॉलिक्यूल्स या फिर डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करेंगे, होस्ट की बॉडी में एंटर करके उसको इंट्रोड्यूस करके उसको वहां पे मल्टीप्लाई करके उसको इनिशिएट करेगी कि आप एंटीबॉडी बनाओ, तो वो एंटीजन हो गया। एंड थर्ड वन टर्म इज एंटीबॉडी। अब सेकंड वन टर्म, थर्ड वन टर्म क्या है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को अपन क्या कहते हैं, इसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। ये जो एंटीबॉडी होते हैं वो कब बनते हैं, जब एंटीजन होस्ट बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा और वहां जाके क्या करेगा, उसको एंटीजन स्टिमुलेशन के थ्रू क्या बनेंगे, ये एंटीबॉडी बनते हैं। तो वहां पे मैंने बताया था एंटीजन जो होगा वो क्या करेगा, एक तरीके से एंटीजन को क्या कहते हैं अपन, एंटीबॉडी स्टिमुलेशन, एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करना या एंटीबॉडी स्टिमुलेंट्स, एंटीबॉडी स्टिमुलेंट्स। और सॉरी मैंने एक टर्म और नहीं बताई, उसको एंटीबॉडी जनरेटिंग भी कहते हैं, एंटीबॉडी जनरेटिंग। एंटीबॉडी जनरेटिंग किसको कहते हैं, एंटीजन को कहेंगे। क्यों, क्या करेंगे, एंटीबॉडी जनरेटिंग कैसे कहेंगे, होस्ट की बॉडी में एंटर किया एंटीजन ने, वहां जाके उन्होंने एंटीजन को जनरेट किया ना होस्ट ने, क्योंकि एंटीबॉडी बनाएगा एंटीजन को किल करने के लिए एंटीबॉडी बनेंगे, तो एंटीबॉडी जनरेटिंग भी कहते हैं किसको, एंटीजन को। और एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन्स तो कहते हैं, और साथ में ये किसके थ्रू बन रहे हैं, एंटीजन स्टिमुलेशन के थ्रू, एंटीजन स्टिमुलेशन के अगेंस्ट क्या बन रहे हैं, एंटीबॉडी बन रहे हैं। तो दो टर्म्स क्लियर हुई। फर्स्ट एंटीजन, एंटीजन क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करेगा और क्या करेगा, वहां पे डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं इसको, जो क्या करेगा वहां डिजीज कोज करेगा। और ये क्या बोल लेते हैं इसको, एंटीजन को एक दूसरी टर्म भी लेते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी स्टिमुलेंट्स या एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंसेस भी कहते हैं एंटीजन को। थर्ड वन टर्म ली मैंने, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीजन के अगेंस्ट जो स्टिमुलेंट्स, जो उसका एंटीजन का स्टिमुलेशन हुआ था उसकी वजह से जो सब्सटेंसेस बनते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। और इनको अपन ऐसे भी डिस्क्राइब करते हैं, एंटीबॉडी और एंटीजन ऐसे भी शो किया जाता है। और एंटीबॉडी को मैंने टर्म बताई थी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एक वर्ड लिया था इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अब अपन इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। इसको आईजी से डिस्क्राइब करते हैं। आईजी किससे डिस्क्राइब करेंगे, आईजी से, ठीक है। इसके अब अपना 5 टाइप देखते हैं। इसके मेनली 5 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है IgA, सेकेंड वन IgE, थर्ड वन IgD, फोर्थ वन IgG एंड फिफ्थ वन इज IgM एंड फर्स्ट वन इज IgA। IgA जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है उसकी मेनली एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये क्या होता है, अपना जो मदर का मिल्क होता है कोलेस्ट्रम, जिसको फर्स्ट मिल्क भी बोलते हैं कोलेस्ट्रम, उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है IgA। तो कोई भी बेबी है वो अगर जब फीडिंग करेगा मदर से, तो फीडिंग लेगा तो उसके अंदर जो कोलेस्ट्रम आएगा तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, IgA पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन जो एक नेचुरल एंटीबॉडी हुआ वो कोलेस्ट्रम के अंदर पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि फर्स्ट जो मिल्क होता है कोलेस्ट्रम, उसको कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, बच्चे को हमेशा फीडिंग करवाए, क्योंकि उसमें क्या आ रहा है, अपन को क्या मिल रहा है, IgA मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड वन IgE, तो इसके अंदर क्या होता है, ये कोई भी अपनी बॉडी के अंदर एलर्जिक रेस्पॉन्स होती है, एलर्जिक रेस्पॉन्स या कोई भी एलर्जी होती है, उस ड्यूरेशन में उस दौरान कौन सा वाला इम्यूनोग्लोबुलिन आएगा, IgE। थर्ड वन IgD, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक नहीं है, जो एग्जाम्स में है इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक चीज नहीं दे रखी है, नॉर्मल है। IgG ये ओनली वन, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, ओनली वन इम्यूनोग्लोबुलिन जो क्या करता है, प्लासेंटा को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। प्लासेंटा को क्या करता है, क्रॉस करता है। जो मदर का प्लासेंटा होता है उसके थ्रू फीटस की बॉडी में चला जाता है कौन सा, IgG। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ओनली वन इम्यूनोग्लोबुलिन जो क्या करेगा, प्लासेंटा के थ्रू किस में जाएगा, फीटस की बॉडी में चला जाएगा। एंड लास्ट वन कौन सा है, IgM। ये क्या, इसको क्या कहते हैं, लार्जर
लार्जर सबसे बड़ा क्या होता है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, या सबसे बड़ा एंटीबॉडी भी इसको बोलते हैं। सॉरी। तो क्लियर हुआ ना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कितने टाइप के हुए, 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स हुए। फर्स्ट IgA जिसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है। सेकंड वन IgE जो एलर्जी के दौरान आ जाता है अपनी बॉडी के अंदर, उसको एलर्जी को मिटाने के लिए। IgD इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है, बस ये टाइप के रूप में याद रखना है अपन को। IgG जो क्या है, ओनली वन इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लासेंटा को क्रॉस करके मदर के वोम में जो प्लासेंटा होता है उससे फीटस में चला जाता है। और लास्ट वन इज IgM जो क्या होता है, लार्जर इम्यूनोग्लोबुलिन और लार्जर एंटीबॉडी जिसको बोलते हैं। तो ये सबको क्लियर हुए, अपन ने टर्म्स देख ली। ये टर्म्स काफ़ी काम आती है इम्यूनिटी के अंदर, कि अपन इम्यूनिटी को अच्छे से समझने के लिए ये टर्म्स अपन को जरूरी थी। अब अपन अपने जो प्रॉपर जो अपना टॉपिक है उस पर आएंगे, इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी देखेंगे अपन। इम्यूनिटी देखने के लिए सबसे पहले मैं एक अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। मतलब कोई भी रोग है उसको प्रतिरोध करने के लिए किसी की कैपेसिटी, क्षमता, उसको क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। इसका जो हिंदी में नाम है उसी में इसका एक्सप्लेनेशन भी है। अब अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके अंदर मैंने 3 वर्ड बताए थे, एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट। अब इसके अंदर इम्यूनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ कि द ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ होस्ट क्या है, कैपेसिटी कि ओवरऑल यानी कंप्लीट कैपेसिटी, ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म। किसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए, डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये ओवरऑल कैपेसिटी होती है किसकी, ओवरऑल कैपेसिटी होती है किसकी, होस्ट की। किसके लिए, टू फाइट, किसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए, डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म। और ये किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, होस्ट की बॉडी के अंदर, प्रोवाइडेड बाय इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। इस पूरी चीज को क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। तो एक्सप्लेन हुआ। सबसे पहले क्या बताया मैंने कि ये क्या होती है, कोई भी जो होस्ट होता है उसकी ओवरऑल कैपेसिटी होती है क्या करने की, टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म एंड प्रोवाइडेड बाय, ये जो कैपेसिटी है ये किसके थ्रू प्रोवाइड हुई है, इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। उस पूरी चीज को क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। अब मैंने पहले भी बताया था, जो एक डिस्क्रिप्शन में बताया था, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसी को मैंने एक्सप्लेन किया है कि होस्ट की ओवरऑल कैपेसिटी है क्या करने के लिए, कोई भी डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो उसको उससे फाइट करेगा। उस कैपेसिटी को क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। और अपन ये देखा जाए कि किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है, इसको किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है ये कैपेसिटी, इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। किस बॉडी के इम्यून सिस्टम ने कैपेसिटी प्रोवाइड की होस्ट को कि आप क्या करो, जो डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म है उससे फाइट करो और उसको किल करो। अपन देखते हैं नॉर्मली लाइफ में भी अपन रोज काफी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई भी डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म है उनके कांटेक्ट में आते हैं। बट आपने देखा होगा कि हर पर्सन उससे बीमार नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ऐसी है, हर पर्सन की इम्यूनिटी अलग होती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम है ना बॉडी का वो अलग होता है। लेकिन कई पर्सन उनका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो वो क्या हो जाएगा, उनके अंदर डिजीज हो जाएगी। और जिनका इम्यून सिस्टम वीक नहीं है उनके अंदर क्या होगा, डिजीज नहीं होगी। इस वजह से उसको क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। हर पर्सन की बोलते हैं कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब उनका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। जो उन डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जो भी बैक्टीरिया, वायरस, जो भी है, फंगाई, उनको क्या करेंगे, उनसे किल करने की कैपेसिटी होती है, तो उसको अपन इम्यूनिटी कह देते हैं। ठीक है। अब अपन देखेंगे कि इम्यूनिटी के काफी सारे टाइप होते हैं। वैसे मेनली 2 टाइप्स की होती है इम्यूनिटी के टाइप देखेंगे अब अपन, जिसके अंदर सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया, इम्यूनिटी के टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के 2 टाइप होते हैं मेनली। फर्स्ट वन इज इनेट इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। अपन ने इनेट इम्यूनिटी, सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो कि हमें इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं इधर लिख रही हूँ, फिर अपन इसको स्टडी करने के बाद में एक्वायर्ड इम्यूनिटी को लेंगे। पहले इनेट इम्यूनिटी पढ़ लेते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ डिस्क्राइब कर रही हूँ। सबसे पहले तो इसके बारे में है कि ये एट बर्थ
मतलब हमें जब हमने जन्म लिया था बर्थ से, तब से ही हमारे पास है, एट बर्थ से ही हमारे पास में ये इम्यूनिटी थी। इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये नॉट स्पेसिफाई, मतलब ये एक इसके अंदर स्पेसिफिकेशन नहीं होता है कि इस डिजीज के लिए इम्यूनिटी है, इस डिजीज के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पर्टिकुलर इम्यूनिटी होती है बॉडी की, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉट स्पेसिफाई होती है ये। इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। कैसे जेनेटिक फैक्टर्स, जैसे कोई बेबी है वो बोर्न हुआ, उसके जो मदर और फादर के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो भी उनकी इम्यूनिटी थी या उनके अंदर कोई भी डिजीज थी या कुछ भी था, वो सारे फैक्टर्स इसके अंदर क्या हो रहे हैं, इनेट इम्यूनिटी में आते हैं। कि उसके जो मदर और फादर थे उनके अंदर कैसी उनकी इम्यूनिटी थी वो भी डिपेंड करती है, सब कुछ डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए ये कौन सी इम्यूनिटी हुई, इनेट इम्यूनिटी हुई, जो बर्थ से हमारे पास में है, नॉन स्पेसिफाई है। इसके अंदर जेनेटिक फैक्टर्स को भी काउंट किया गया है कि जेनेटिक फैक्टर्स उसके कैसे हैं, उसके जेनेटिक उनका कैसा बना हुआ है, उसका जेनेटिक्स, उसी के अकॉर्डिंग उस पर्सन के अंदर क्या आएगी, इम्यूनिटी आएगी। तो अपने कौन सी देखी, इनेट इम्यूनिटी देख ली। अब इनेट इम्यूनिटी के अंदर में काफी सारे ऐसे बैरियर्स होते हैं बॉडी के अंदर जो क्या करते हैं, इसकी ऐसे ऐसे बैरियर होते हैं जो पर्सन को क्या करते हैं, इनेट इम्यूनिटी देते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं एट बर्थ से ही। उन बैरियर्स को के थ्रू क्या होता है, इम्यूनिटी रहती है। तो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट बैरियर इज फिजिकल बैरियर। मतलब फिजिकली अपन देखते हैं, अब मैं इसका एग्जांपल देके बताऊंगी कि फिजिकली जो बैरियर अपनी बॉडी को कवर किए हुए हैं वो कौन सा है, सब जानते हैं अपन, स्किन। तो ऐसा बैरियर जो हमारी बॉडी को फिजिकली कवर किया हुआ, स्किन हो गया, और म्यूकोजा हो गई, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, जो अपने इंटेस्टाइन की हो गई, म्यूकोजा एपिथेलियम की लाइनिंग इंटेस्टाइन की हो गई, यूरिनरी सिस्टम की हो गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, सबकी जो अपनी म्यूकोसल लाइनिंग होती है वो भी हमें क्या कर रही है, ये गिफ्टेड है गॉड के थ्रू कि हमें क्या दे रहे हैं, इम्यूनिटी दे रहे हैं। और अपना फिजिकली बैरियर बना के रख रहे हैं, जो स्किन की म्यूकोसा है वो हमें कोई भी जो डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी के अंदर डायरेक्टली क्या नहीं करता, इंसर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि स्किन है। और ऐसे ही म्यूकोसा होती है वो भी क्या करती है, जैसे कि ऐसे सिक्रेशन सिक्रेट कर देती है जिसकी वजह से क्या होता है, अपने बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म इजीली इंसर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये फिजिकल बैरियर दिया है अपन को एक तो। और सेकंड वन बैरियर है अपना, फर्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर, अब अपन ने फिजिकल बैरियर्स को स्टडी कर लिया। फिजिकल बैरियर को स्टडी करने के बारे में देखेंगे सेकंड वन कौन से होते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर कौन सा आता है अपनी बॉडी के अंदर, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या क्या दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज HCl, जो क्या होता है, स्टोमक के अंदर पाया जाता है अपने, जो क्या करते हैं, डिजीज को जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको किल करने का काम करता है। सेकंड वन इज जो सलाइवा होती है अपनी, एंड थर्ड वन इज टीयर्स। तो ये सारे क्या करते हैं, इन दोनों के अंदर अपने क्या, मैं बताती हूँ इसके अंदर क्या पाया जाता है जिसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होते हैं, लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं सलाइवा के अंदर और टीयर्स के अंदर, जो क्या करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया वायरस इंसर्ट करता है उनको क्या काम करते हैं, उसको किल करने का काम करते हैं। कौन से, सलाइवा और टीयर्स में लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं वो। एंड थर्ड वन बैरियर इज सेलुलर बैरियर। विच वन, सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर के बारे में बताती हूँ, इसके अंदर कौन से होते हैं, सेल्स के अंदर, जैसे अपने ब्लड में पाया जाता है WBC क्या होती है, वो हमें क्या करती है, डिजीज को कोई भी डिजीज अपनी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करेगा तो ये WBC क्या करती है, फाइट करती है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो अपने ब्लड के अंदर पाई जाती है। तो थर्ड वन इज सेलुलर एंड फोर्थ वन इज साइटोकाइन बैरियर। इस बैरियर के अंदर इसका एक खास बात है कि ये क्या करते हैं, ये एक प्रोटीन होते हैं, इंटरफेरॉन सिक्रेट करते हैं, जो क्या होते हैं, एक तरीके के प्रोटीन होते हैं। अब इसके अंदर खास बात क्या है, ये इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, जैसे अपनी बॉडी है उसके अंदर किसी वायरस ने एंटर किया, वो वायरस जैसे ही एंटर करेगा तो जैसे ये सेल्स है, इन सेल्स पे उसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया।
तो इन सेल्स के थ्रू ये इंटरफेरोन्स क्या किए जाते हैं, सिक्रेट किए जाते हैं, जो कि ऐसी सेल्स जिनके ऊपर वायरस ने अटैक नहीं किया था उनको ये कैपेसिटी प्रोवाइड करवाती है क्या करने की, उस वायरस से लड़ने की, उस वायरस से फाइट करने की क्या प्रोवाइड करवाती है, कैपेसिटी। मतलब क्लियर हुआ। ये क्या होते हैं, इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, एक तरीके के प्रोटीन होते हैं जो क्या होते हैं, जैसे किसी वायरस ने अपनी बॉडी में एंटर किया तो उसने इन सेल्स पे क्या किया, अटैक किया, तो ये सारी सेल्स होगी वो क्या करेगी, सिक्रेट करेगी इनको, इंटरफेरेंस को। जो इंटरफेरोन क्या होते हैं, इन जो ये सेल्स होगी ना जिनके ऊपर अटैक नहीं किया था उन सेल्स को कैपेसिटी प्रोवाइड करवाती है क्या करने की, वायरस से फाइट करने के लिए। तो एक तरीके से प्रोटेक्शन हो गया, अपन को इम्यूनिटी मिल गई कि जो अदर्स बची हुई सेल्स है वो उनपे क्या ना हो, अटैक ना हो। ठीक है, क्लियर है सबको। ठीक है, तो अपने कितने क्या क्या पढ़ा अभी, कितना, सबसे पहले अपन ने कौन सी पढ़ी, इनेट इम्यूनिटी पढ़ी। उस इनेट इम्यूनिटी के अंदर अपन ने देखा कि क्या, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। इसके अंदर मैंने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। क्या क्या बताए थे, सबसे इंपॉर्टेंट वो है, एक तो एट बर्थ से होती है, सेकंड वन क्या बताई थी मैंने, ये नॉन स्पेसिफाई होता है, नॉन स्पेसिफाई होता है। थर्ड वन जिसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, काउंट होते हैं। तो ये सारी तीनों चीजें क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन है। और इनेट इम्यूनिटी सबको क्लियर हो गई होगी कि एट बर्थ से ही आती है अपनी बॉडी के अंदर और ये अपन को फाइट करने की कैपेसिटी देती है। अब अपने नेक्स्ट इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको अब हम कल स्टडी करेंगे। थैंक्स टू ऑल कि आपने मुझे सुना। थैंक यू।